गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी पर जब एक पूरा सेक्टर आ जाता है तो उसका क्या इवेंचुअल हाल होता है। नाउ यू वुड आस्क कि एक सेक्टर अगर इतना इनएफिशिएंटली चल रहा है और ये नंबर सारे अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट ही के सोर्सेज से प्रोवाइड किए जाते हैं, तो फिर अब तक इसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं गया? आई थिंक इसका जवाब हासिल करने के लिए हमें पार्लियामेंट की तरफ देखना पड़ेगा। पार्लियामेंट के जो 266 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसमें से 145 यानी कि 55% वो हैं जो डायरेक्टली लिस्टेड हैं एज एग्रीकल्चर। इसके अलावा तकरीबन 10% फार्मर्स वो हैं जो एग्री रिलेटेड रियल स्टेट या एग्री रिलेटेड एंसिलरी सेक्टर्स में। सो दैट इज अबाउट 65% ऑफ द पार्लियामेंट विच इज कंप्राइजिंग ऑफ दोज 2% बिग फार्मिंग फैमिलीज जो 45% फार्म लैंड को ओन करते हैं। तो इतनी मेजॉरिटी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर एग्रीकल्चर सीरीज। सो फार हमने इस सीरीज में एग्रीकल्चर सेक्टर के ओवरव्यू को डिस्कस किया है, प्रोडक्टिविटी पर बात की है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पानी के अहम मसले को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कौन सी दीगर मराद दी जा रही हैं, क्या ये मराद फार्मर्स तक पहुँच रही हैं और इसके बदले इस सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी टॉप एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वैल्यू चेन। फर्टिलाइजर जो कि की इनपुट है एग्रीकल्चर के लिए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए सबसे पहले फर्टिलाइजर कंपनीज को सस्ती गैस दी जाती है। दो तरह की प्राइसेस पे गैस दी जाती है, फीड स्टॉक के लिए और जनरेशन के लिए, और इनकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट बनती है वो $4.20 पर MMBTU बनती है। टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट के रेगुलर इंडस्ट्री को यही गैस $11.50 पर MMBTU पर मिलती है, विच इज़ अबाउट 2.7 टाइम्स। रिसेंटली इन रेट्स को बढ़ाया गया है। अगर आप पिछले फिस्कल ईयर में जाएं तो फर्टिलाइजर को $1.60 के वेटेड एवरेज रेट पर MMBTU पर गैस मिल रही थी। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, मार्च 2025 में EU में, यूरोपियन यूनियन में गैस की प्राइस $13 पर MMBTU थी। तो एक काफ़ी हाई वैल्यू ट्रांसफर की जाती है फर्टिलाइजर सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ लो गैस प्राइसेस, ताकि ये ट्रांसलेट हो इन द फॉर्म ऑफ लो यूरिया प्राइसेस एंड ये बेनिफिट मिले फार्मर्स को। फिर हम फर्टिलाइजर में ही डाउन स्ट्रीम पर जब आते हैं तो फर्टिलाइजर डीलर्स के थ्रू बिका जाता है। तो डीलर्स जो हैं वो अपना काफ़ी मार्जिन रखते हैं एंड इन मैनी ईयर्स डीलर्स का जो टोटल प्रॉफिट होता है वो 3 बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियों को मिलाकर उनसे ज़्यादा होता है। Now, हिस्टोरिकली फर्टिलाइजर पर कोई सेल्स टैक्स नहीं है। सो 23 के फिस्कल ईयर में 5% का सेल्स टैक्स लगाया गया, बट उसकी भी कलेक्शन काफ़ी कम है। सो दिस इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वैल्यू ट्रांसफर दैट हैज हैपेंड ओवर द डेकेड्स। फिर हम रिमेनिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स को देखें जिनमें सीड्स और पेस्टिसाइड्स शामिल हैं, तो इन पर भी सेल्स टैक्स 0% है। फिर हम आ जाते हैं पानी पर, जिसको हम पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि पानी का एक तो पुअर यूसेज हो रहा है और इसके आबियाने के रेट्स बहुत लो हैं, और आबियाने की जो टोटल कलेक्शन हो रही है 3 से 4 बिलियन रुपए की, इससे तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही। उसूली तौर पर आबियाने की कलेक्शन 100 बिलियन के करीब होनी चाहिए अगर ग्लोबल मार्केट्स के रेट्स पर पानी को प्राइस किया जाए। नाउ थैंकफुली रिसेंटली आबियाने के रेट्स एडजस्ट किए हैं एंड रिसेंटली 3.6 मिलियन बिल्स भी जनरेट किए ताकि पानी का प्रॉपर्ली जो रेट है उसको वसूल किया जा सके। फिर फर्दर फैसिलिटेशन दी जाती है थ्रू एनर्जी। हिस्टोरिकली ट्यूब वेल्स के लिए जो पावर के रेट्स हैं वो हमेशा कम रहे हैं। आज भी अगर 5 किलोवाट से ज़्यादा का जो ट्यूब वेल का कनेक्शन है उसका रेट है 30 रुपये पर किलोवाट। इसके बरक्स इंडस्ट्री का है 43 रुपीज़ और कमर्शियल यूसेज के लिए 54 रुपीज़ का रेट है। नाउ एडिशनली आजकल मजीद एक सब्सिडी इंट्रोड्यूस की गई है जिसके तहत सोलर पावर को सब्सिडाइज किया जा रहा है ट्यूब वेल्स के लिए। अगेन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि सोलर विल मेक इट इवन मोर चीपर। अगर तो पानी का उसी तरह इनएफिशिएंट यूज़ होता रहा, ड्रिप इरिगेशन के बजाय फ्लड इरिगेशन होती रही, तो हम और इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि मज़ीद सस्ती बिजली दे के पानी का मज़ीद गलत यूज़ हो, एंड प्लस इस पर अगर कलेक्शन भी ना हो आबियाना की तो वी आर एक्चुअली गिविंग एन इंसेंटिव विच इज़ क्रिएटिंग अ फर्दर परवर्स इंसेंटिव। फिर आ जाती है एफर्ट बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। 20 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सीड से रिलेटेड हैं, रिसर्च से रिलेटेड हैं, इरिगेशन से रिलेटेड हैं, सपोर्ट प्राइसेस की पूरी टीम्स हैं, स्टोरेज के डिपार्टमेंट्स हैं, इंपोर्ट करने के डिपार्टमेंट्स हैं। 3 दर्जन से ज़्यादा फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पर डिपार्टमेंट्स हैं। इनकी तनख्वाहें हैं, इनका स्टाफ है जिसका काम है सिर्फ कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए, एग्रीकल्चर को ग्रो किया जाए, एग्रीकल्चर को
एफिशिएंट बनाया जाए। इसके बाद जब क्रॉप तैयार हो जाती है तो उसको सपोर्ट प्राइसेस दी जाती हैं, खासकर पे वीट और शुगर के लिए। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट कि इस फिस्कल ईयर से वीट और शुगर की सपोर्ट प्राइसेस अबॉलिश की गई हैं। ये शॉर्ट टर्म में पेनफुल ज़रूर है, बट लॉन्ग टर्म में वील एक्सप्लेन लेटर व्हाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट। लास्ट फिस्कल ईयर तकरीबन 400 अरब के आसपास सपोर्ट प्राइसेस की मद में हैंड ओवर किए गए। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट कि पिछले 3 साल में जब भी सपोर्ट प्राइस दी गई है तो टिपिकली जो पाकिस्तान में सपोर्ट प्राइसेस दी जा रही हैं वीट की, शुगर की, वो ग्लोबल प्राइसेस से ज़्यादा दी गई हैं फार्मर्स को। इसके साथ साथ जब प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है और इसको बेचकर किसान रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई फेडरल इनकम टैक्स नहीं है। प्रोविंशियल टैक्सेस ज़रूर हैं और प्रोविंशियल टैक्सेस की मद में टोटली तकरीबन 5 बिलियन से भी कम कलेक्ट हुए हैं। टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, मीज़ान बैंक अलोन ने 120 बिलियन रुपए का टैक्स अदा किया, सैलरीड क्लास ने 400 बिलियन का टैक्स अदा किया। इस तरह वी कैन कीप काउंटिंग के और कौन कौन से इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर इसकी एक टोटल वैल्यू लगाई जाए तो कई एस्टिमेट्स के मुताबिक 3 से 5 बिलियन डॉलर के सालाना इंसेंटिव्स एग्रीकल्चर सेक्टर को दिए जाते हैं। सो यू गेट द पिक्चर कि ये एक बड़ा सेक्टर है, इसको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट दी जा रही है, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या की मेट्रिक्स पे ये सेक्टर डिलीवर कर रहा है या नहीं। बट बिफोर वी गेट टू दैट, सिंजेंटा पाकिस्तान की एक लीडिंग एग्रीकल्चर कंपनी है जो हज़ारों फार्मर्स को अपने नए सवेरा आउटलेट्स के थ्रू सर्व कर रही है। इनकी कटिंग एज सीड एंड क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करी और इनकी कोशिश है कि फार्मर्स की और फूड सिक्योरिटी के फ्यूचर को सस्टेनेबल बनाया जाए। थैंक यू सिंजेंटा फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि एक तरफ इतने सारे इंसेंटिव्स हैं तो उसकी डिलीवरी क्या है, उसके अगेंस्ट हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। बिफोर वी गेट टू दैट, 3 जो मेजर सेगमेंट्स हैं इकोनॉमी के उसको एक हाई लेवल स्टडी कर लेते हैं। ना एग्रीकल्चर जीडीपी का 20% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 20% एज वेल एंड सर्विसेज कंट्रीब्यूट 60%. From a labor force persptive, agriculture employs about 37% of the workforce, industry employs 25%, and services employs 37%. अगर taxation perspective से देखें तो agri contributes 0.1% of total tax collection, industry contributes a colossal 70%, and services contribute 30%. तो इसको ज़रा सा एनालाइज करते हैं। From a labor perspective अगर आप देखें तो सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में 37% ऑफ वर्कफोर्स काम करती है। इसी वर्कफोर्स से सर्विस सेक्टर 60% ऑफ द इकोनॉमीज आउटपुट जनरेट कर रहा है और उतनी ही वर्कफोर्स से एग्रीकल्चर सेक्टर 20% आउटपुट कंट्रीब्यूट कर रहा है। नाउ फ्रॉम अ जीडीपी कंट्रीब्यूशन परस्पेक्टिव अगर देखें तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बोथ प्रोड्यूस 20% ऑफ द जीडीपी, but industry pays 70% of the economy's taxes and agriculture pays 0.1%. So it's very, very clear that the sector is specially treated and the sector is inefficient. तो कई अहम सवाल हैं जो कि यहाँ पर उठते हैं और ये हमें पूछने चाहिए। पहला सवाल है कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर फूड सिक्योरिटी डिलीवर कर रहा है? नॉट रियली। 8 बिलियन डॉलर्स की तो हम फूड इंपोर्ट्स कर रहे हैं जिसमें 4 बिलियन का तो सिर्फ कुकिंग ऑयल है, एंड डिस्पाइट द फैक्ट के सारे प्रोविंसेस वीट ग्रो करते हैं और साल हर साल से वीट की सपोर्ट प्राइस दी जा रही है, फिर भी हम पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली वीट को इंपोर्ट करते जा रहे हैं। एंड मज़ीद पिछले कई सालों में कंसिस्टेंटली वीट और शुगर की शॉर्टेजेस ही हुई हैं। अभी 2019 में भी और 2022 में भी वीट की शॉर्टेज हुई है। सो ऑफ कोर्स वी आर नॉट डिलीवरिंग फूड सिक्योरिटी डिस्पाइट अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स। दूसरा सवाल है कि क्या ये इंसेंटिव्स ने प्रोडक्टिविटी की तरफ लीड किया। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज हम अपनी सेकंड एक्सप्लेनर में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। खास तौर पे अगर आप यील्ड्स देखें जो आप स्क्रीन पर अब देख सक रहे हैं, पाकिस्तान की यील्ड सारे मेजर क्रॉप्स में कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काफ़ी पुअर है। फिर सवाल आता है कि ये सब कुछ करने के बाद क्या हम अपनी आवाम को सस्ता खाना, सस्ती फूड प्राइसेस दे सक रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। पिछले 3 सालों में अगर आप हमारा फूड इन्फ्लेशन देखें तो वो इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में इट हैज़ बिन कोलोसली हाई। पाकिस्तान का जो फूड इन्फ्लेशन है वो कैलेंडर ईयर 22 में तकरीबन 24% था, कैलेंडर ईयर 23 में 38% था और कैलेंडर ईयर 24 में 6.4% था। तो इस परसेंट से हर साल प्राइसेस बढ़ती गई। इंडिया और बांग्लादेश का ये काफ़ी कम रहा है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बट व्हाट डज दिस मीन? व्हाट दिस मीन्स, इसके 3 साल पहले अगर एक फूड प्रोडक्ट की या एक बंडल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स की कीमत 100 रुपये की थी तो 3 साल के बाद इंडिया में वो 123 रुपये की हो गई, बांग्लादेश में
वो 133 रुपए की हो गई और पाकिस्तान में वो 183 रुपए की हो गई। डिस्पाइट सो मच सपोर्ट वी हैव द वर्स्ट फूड इन्फ्लेशन इन द रीजन। अगला सवाल ये बनता है कि जो इतने अरसे से सपोर्ट प्राइसेस की मद में बिलियंस खर्च किए जा रहे हैं, क्या ये छोटे फार्मर्स तक पहुंच रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। एज यू नो कि 90% फार्मर्स तो वो हैं जिनकी 12.5 एकड़ से कम अराजी है। ये वो फार्मर्स हैं जो प्राइमरीली सबसिस्टेंस फार्मर्स हैं, कि जो ये ग्रो करते हैं उसका मेजॉरिटी अनाज ये अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, जो बच जाता है उसको आड़ती को दे देते हैं। इन छोटे फार्मर्स के पास वो होल्डिंग पावर ही नहीं है कि वो अपने क्रॉप को होल्ड करें, कहीं ले जाकर स्टोर करें, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके गवर्नमेंट की जहाँ पर बाइंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर पहुँचाएँ, वहाँ पर फिर वो पर्ची वसूल करें, फिर वेट करें पेमेंट रिसीव करने का। उनके पास तो ये फैसिलिटी या ये कुव्वत या सकत है ही नहीं। ऑन द फ्लिप साइड 2% of large farming families own 45% of the farmland। तो ये जो सारा सपोर्ट प्राइस का बेनिफिट है ये इन बड़े फार्मर्स की तरफ जा रहा है, और जो छोटा फार्मर है वो तो बिल्कुल ही पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजार रहा है। और अगला और शायद सबसे अहम सवाल सामने आ जाता है कि इतना बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर, इतनी सारी भारत, क्या हम एक हेल्दी नरिश्ड पॉपुलेशन को प्रोड्यूस कर सकें? एंड वी नो द आंसर कि 33% बच्चे 5 साल से कम उम्र के वो मैल नरिश्ड हैं, और अडल्ट्स में भी मैल न्यूट्रिशनिंग का बहुत बड़ा इशू है। सो आई कैन कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई कैन कीप स्टैकिंग अप मोर इंसेंटिव्स एंड आई कैन कीप आस्किंग मोर सच क्वेश्चन। लेकिन आई थिंक बात जो है वो अब सबको बहुत क्लियर ऑलरेडी हो चुकी है। एक बच्चे को भी आप एक लेवल से ज़्यादा अगर प्रोटेक्ट करते हैं तो वो रियल लाइफ में कम्पीट नहीं कर सकता। सिमिलरली किसी भी एक इंडस्ट्री को जब इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, दे आर गिवन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। लेकिन अगर आप किसी भी सेक्टर को या किसी भी कंपनी को एक परपेचुअल टाइम तक इंसेंटिव्स देते रहते हैं तो वो सेक्टर बिल्कुल बेसाखियों पे आ जाता है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर को अपनी ट्रू कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पता ही नहीं है। अगर फर्टिलाइजर और इनपुट्स पर सेल्स टैक्स लग जाए, अगर आबियाना ग्लोबल रेट्स पर लग जाए, अगर फार्म इनकम्स पर उसी तरह टैक्स लगे, उसी तरह के स्लैब्स में जिस तरह कंपनीज पे या सैलरी क्लास पर लगता है, तो तमाम के तमाम पाकिस्तान के फार्म्स लॉस में चले जाएंगे। ऑफ कोर्स कुछ लार्ज फार्म्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट फार्म्स हैं जो इनोवेशन करके दिखा रहे हैं। आप मेज़ की क्रॉप में देखें तो विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर ग्लोबल मार्केट से कम्पीट कर रही है, बट बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी जो सेक्टर है वो इस वक्त गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी पर जब एक पूरा सेक्टर आ जाता है, जिस तरह पावर सेक्टर पे हमने पूरी सीरीज़ की है, तो उसका क्या इवेंचुअल हाल होता है। नाउ यू वुड आस्क कि एक सेक्टर अगर इतना इनएफिशिएंटली चल रहा है और ये नंबर सारे अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट ही के सोर्सेज से प्रोवाइड किए जाते हैं, तो फिर अब तक इसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं गया? आई थिंक इसका जवाब हासिल करने के लिए हमें पार्लियामेंट की तरफ देखना पड़ेगा। पार्लियामेंट के जो 266 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उसमें से 145 यानी कि 55% वो हैं जो डायरेक्टली लिस्टेड हैं एज एग्रीकल्चरिस्ट। इसके अलावा तकरीबन 10% फार्मर्स वो हैं जो एग्री रिलेटेड रियल स्टेट या एग्री रिलेटेड एंसिलरी सेक्टर्स में। सो दैट इज़ अबाउट 65% ऑफ द पार्लियामेंट विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ दोज 2% बिग फार्मिंग फैमिलीज जो 45% फार्म लैंड को ओन करते हैं। तो इतनी मेजॉरिटी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी नहीं होती। तो जो भी पावर में आता है, लार्ज लैंड होल्डर्स का इंटरेस्ट एब्सोल्युटली प्रोटेक्ट होता रहता है। और डिस्पाइट बिलियंस इन इंसेंटिव्स, कोई ड्राइव ही नहीं है टू पुश फॉर एफिशिएंसी एंड टू पुश फॉर वैल्यू क्रिएशन। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन कि यही पार्लियामेंटेरियंस आगे जाके वोट करेंगे मॉडर्नाइजेशन की तरफ, फ्री मार्केट की तरफ। बट द ट्रूथ इज दैट वी हैव नो चॉइस। हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को फॉर क्रॉप प्लानिंग, फॉर मॉडर्न सोइंग, फॉर मॉडर्न वाटरिंग टेक्निक्स, और सैटेलाइट और ड्रोन्स को इस्तेमाल करके प्रिसिजन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड स्प्रेइंग। और जो क्रॉप्स वारे में नहीं आ रहे उनको प्रोड्यूस करना छोड़ना होगा, और नेचुरली जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करना होगा, ताकि लो वैल्यू क्रॉप्स हम इंपोर्ट कर सकें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक 5 से 10 साल का हमें प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें ये तमाम इंसेंटिव्स हैव टू बी टेकन अवे एंड एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ टू मूव टूवर्ड्स अ फ्री मार्केट, ताकि एफिशिएंट प्लेयर्स जो कि इंसेंटिव के बगैर भी और मॉडर्न टेक्निक्स के साथ टॉप लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इस सेक्टर को लीड करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और जाते हुए एक सवाल, अगर लार्ज लैंड होल्डर्स ही पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं
तो एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म आना है वो कैसे आएगा, अपना जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। एंड प्लीज़ जॉइन आवर कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग टू पाकिस्तान एनकाउंटर।